जय हिंद साथियों। मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, कुछ खास होंगे, बिंदास होंगे। मैं प्रवीण यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोजगार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पाठ है हिंदी का संधि, जो कि यूट्यूब के इस सेशन में तहे दिल से आग लगा देगा। देखिएगा, यूट्यूब पर छाने वाला ये संधि कुछ खासम खास है। आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो में देखते ही क्वेश्चन को आंखों में मार डालोगे। यदि आपको वीडियो देखने के बाद हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो आप और हमारे माध्यम से पाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कीजिए। आइए देखते हैं आज का जो पाठ है हमारा संधि। संधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। ये संधि में क्या होता है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं वर्णों का मेल। वर्णों का मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। यानी जहाँ पे वर्णों का मेल होगा वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। इतना आप समझ रहे होंगे। वर्णों का मेल ही संधि कहा जाता है, या वर्णों के मिलने को हम संधि कहते हैं और वर्णों के विछड़ने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। आप समझ गए होंगे। कहीं वर्णों का मिलना जो होगा वो संधि कहलाएगा और वर्णों का विछड़ना जो होगा वो संधि विच्छेद कहलाएगा। मिलने को हमने प्लस से दिखाया है और विछड़ने को हमने माइनस से दिखाया है, या अलग अलग होने को माइनस से दिखाया है। समझ रहे हो। साझा करने को भी प्लस से दिखाया है। और आप समझ लीजिए, वर्ड, पहले तो वर्ड की बात कर लें। वर्ड होता क्या है। वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी या फिर लघुत्तम इकाई है। इतना आप समझ गए होंगे। या फिर दूसरा बोले तो इसको, ये शब्द की सबसे छोटी इकाई है। इतना आप समझ गए होंगे। अगला बोले इसको तो ये क्या होती है, इसको हम लिखित इकाई के नाम से भी जानते हैं। कौन सी इकाई है ये, लिखित इकाई। मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। समझ रहे हैं आप। या फिर इसको बोल दें, यही बोल सकते, इतने इसके नाम हैं। अब संधि की दूसरी परिभाषा क्या होती है। संधि की दूसरी परिभाषा ये कहती है कि प्रथम शब्द जो होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, ठीक, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड, जब ये आपस में मिलेंगे तो वो संधि कहलाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। जैसे कोई शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब मिल जाएंगे तो वह संधि कहलाती है। दूसरी परिभाषा है ये। पहली परिभाषा क्या कहती है, वर्णों का मेल ही संधि कहलाती है। इतना आप कंफर्म हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे समझ लीजिए कैसे होती है। जैसे अति, धन, इत, या फिर इसको ईत भी कह सकते हैं। ये बाद में समझाएंगे मेल क्या होता है।
तो इसका तो पहला वाला ये और इसका अंतिम वाला ये, इसका पहला वाला ये है। यानी यहाँ छोटी ई लगी हुई है और इसमें भी छोटी ई है, बड़ी ई ले सकते हो। तो दोनों को मिला करके ये क्या बनाएगी, बड़ी ई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अतीत। क्या हो जाएगा, अतीत। समझ गए, यही इसका आंसर है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। संधि क्या होती है, संधि जो होती है ये आपकी 3 प्रकार की होती है और संधि में भी व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। ठीक है ना। जैसे इसका संधि विच्छेद जब करोगे तो सम धन धी अर्थात संधि। समझ गए ना। संधि में भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते समय तो वीडियो पे एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो ऐसा ही बेहतरीन पाना चाहते हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, संधि आपकी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक, पहली संधि, दूसरी संधि यहाँ मान लेते हैं। पहली संधि ये है आपकी, ये रही है, मान ली हमने, ये आपकी पहली संधि है। इसका नाम है स्वर संधि। क्या नाम है इसका, स्वर संधि। इसका नाम क्या है, व्यंजन संधि। थोड़ा नजदीक लिख लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा और क्लियर। व्यंजन संधि, इसको मान लीजिए आप विसर्ग संधि। ठीक, कंफर्म हो गया। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होती है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। और स्वर संधि में क्या होता है, इसे कहते हैं हम स्वरों के मेल को। स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। ठीक है ना, स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन क्या होता है, इसमें होता है स्वर के साथ किसी व्यंजन का मेल होगा तो आपका वो व्यंजन संधि कहलाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्वर या व्यंजन के साथ किसी विसर्ग का मेल हो। स्वर या व्यंजन के साथ किसी विसर्ग का मेल होगा तो वो आपका विसर्ग संधि कहलाएगा। इसको समझिए आप। स्वर संधि में क्या क्या होता है, इसमें उपसर्ग आते हैं, इसमें आपके प्रत्यय आते हैं, इसमें आपके पर्याय आते हैं, पर्यायवाची आते हैं। ठीक, या फिर इसमें क्या आता है, अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, वो स्वयं का अर्थ भी देना चाहिए या फिर अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि लागू होगी इसमें। ठीक है, और समझ लीजिए और क्या होता है इसमें। इसमें छोटे आ से लेकर के बड़े औ तक के स्वर आते हैं और इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो य, व, र, ल, ये जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। और इसमें क्या आता है, इसमें आपका त्व या फिर त्य, ये भी इसमें आते हैं। और क्या आता है इसमें, अय ऑब्लिक आय या फिर अब ऑब्लिक आप। इसका मतलब य और इसका मतलब व, ये भी आते हैं इसमें। स्वर संधि में ये शब्द आते हैं, यही क्या कहलाते हैं, आपके स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है और व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि में स्वर के और व्यंजन के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ आपका विसर्ग का मेल होता है। वो आपकी कौन सी संधि कहलाती हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कहलाती हैं। स्वर संधि आपकी आपको हमने बताई दी है।
छोटे आ से लेकर के बड़े औ तक आते हैं। और स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है मित्रों, ये आप समझ लीजिए। स्वर संधि को हम समझा देते हैं। स्वर संधि पहली आपकी आती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, और एक होती है आपकी वृद्ध संधि, और एक होती है आपकी गुण संधि, और एक होती है आपकी यड़ संधि, और एक होती है आपकी अयाद संधि। ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयाद संधि, ये आपकी स्वर संधि के ही भाग हैं। और परिभाषा को करने का तरीका ये है कि हम परिभाषा नीचे से उठाएंगे और ऊपर तक जाएंगे। जैसे दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इस कदर से व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये क्वेश्चन को करने का तरीका है हमारा। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, वर्ड जो होते हैं आपके, यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा, वर्ड जो होते हैं आपके और शब्द होते हैं, अगर शब्दों का मेल कहता है तो समास कहलाएगा। ठीक, और शब्दों का समूह कहता है, शब्दों का मेल से आप समझ गए होंगे, और इसका मतलब होता है समूह। समूह कहता है तो आपका वो वाक्य कहलाएगा। यानी शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है, शब्दों का मेल समास कहलाता है, वर्णों का मेल संधि कहलाता है, वर्णों का सार्थक क्रम वर्णमाला कहलाता है। जैसे समझ लीजिए, वर्णों का मेल क्या कहलाता है, आप जानते ही हो, संधि कहलाता है। और इसका समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। वर्णों में 2 क्वेश्चन लागू होते हैं और शब्द में भी 2 क्वेश्चन लागू होते हैं। लेकिन शब्द का बिछड़ना आपका समास विग्रह कहलाता है, और वर्ण का बिछड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। कन्फर्म, आगे चलते हैं। दीर्घ संधि जो होती है, इसमें आ, ई और उ, ये तीनों अक्षर बड़े बड़े आते हैं। वृद्ध संधि जो होती है, इसमें आपकी बड़ी ए और बड़ा ओ आता है। गुण संधि जो होती है, इसमें छोटी ए, छोटा ओ और एक अर आता है। यड़ संधि में क्या होता है, इसमें या, व, र और ल ये आते हैं। अयाद संधि में क्या आता है, इसमें आता है अय या फिर आय, बराबर या दिखाएंगे, अब या फिर आब, बराबर वा दिखाएंगे। ठीक ना। और इसमें क्या होता है, इसमें त्य और त्व, नोट करके समझ लेना इस बात को कि आधा अक्षर ता है या है, आधा अक्षर ता या है वो बा है। इसमें या वा पूरे पूरे आते हैं, इसमें आधा ता या अधूरे आते हैं, आधे। इसे जैसे समझ लीजिए, इसके फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं। जैसे नयन और दूसरा है नायन, इसमें पवन, अगला है पावन। यहां देखो, आय, नाय का मतलब आय, नाय आय, पव अव, पाव आव। तो इसको हम कैसे करेंगे, ना पे एक मात्रा आएगी, जब छोटा अक्षर आगे होगा तो एक मात्रा प्लस अन। इसको कैसे करेंगे, अक्षर बड़ा है तो इसमें 2 मात्रा लगाएंगे, नय धन अन। इसमें अक्षर छोटा है तो ओ की मात्रा देगा ये, पो, पो, पो धन अन। इसमें डबल अक्षर है, डबल बड़ा है तो पाओ धन अन। इतना आप समझ गए होंगे। ये इसका है पूरा बेस। इसमें या और वा आते हैं,
इसमें त्य और त्वा आते हैं। या क्या होता है भाई, या समझ लीजिए, ये जो वर्ड जो दोनों होते हैं आपके, ये अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर का मतलब होता है कभी व्यंजन, कभी स्वर, कभी व्यंजन। इस बात को मतलब आप समझ गए होंगे, कभी स्वर कभी व्यंजन, अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक, इनको बनाते कैसे हैं? अर्ध स्वर का मतलब है कभी स्वर रहेंगे कभी व्यंजन रहेंगे। इसको कैसे बनाएंगे आप समझ लीजिए। मैं पहले या को कंफर्म करा देता हूँ। या कैसे बनेगा, बोल के देखो, ई धन अ, या बोल के देखो, ई धन अ। ऐसे ही वाह है, वाह कैसे बोला जाएगा, ऊ धन अ, वाह। वाह बोल के देखो, ऊ धन अ, वाह। और या ई धन अ, अगर इस पर डंडा लग जाता है तो या, तो ई धन आ, और वाह पर डंडा लग जाता है तो वाह, ऊ धन वा आ। ठीक, रा जो वर्ड होता है इसका नाम होता है वर्णमाला में, इस वर्ड का नाम जो होता है इसे हम कहते हैं लुंठित वर्ड। इतना आप समझ गए होंगे। इसको लुंठित के नाम से जाना जाता है और इसको हम कहते हैं पार्श्विक वर्ड। जब वर्णमाला कराएंगे उसमें इनका कंप्लीट अर्थ दिखाएंगे आपको, इससे ये होता है, इससे ये होता है। लेकिन वर्णमाला जो यह संधि है इसमें भी करीब 30 से 40% आपकी वर्णमाला ही लागू होती है, क्योंकि यहाँ पूरा वर्णों का ही खेल है। और वर्णमाला को आप समझेंगे कि किस वर्ड को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्णों के नाम की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ सिर्फ वर्णों का काम होता है। तो हम किसी किसी वर्ड को आपके सामने खोल के दिखा दे रहे हैं कि इसका नाम क्या है। जैसे आप समझ लीजिए, या आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए, मैंने बताया कि आदित्य आदत्व आ जाए तो आपके यड़ संधि के ही होंगे, और आपके पूरा या और पूरा वा आ जाए तो सोच लेना वो आपके अयाद संधि के होंगे। जैसे प्रत्येक, समझ रहे हो ना, प्रत्येक देखो आदत्ताया आ गया ना, इसका हम खोलेंगे कैसे, प्रति धन एक। एक इस कदर से लिखा जाता हूं। मैंने क्या कहा था इसमें आपको समझाया है, उपसर्ग या प्रत्यय या पर्यायवाची या अर्थपूर्ण शब्द आएगा तो ये आपका संधि ऐड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना, ये आप क्लियर कर लीजिए। प्रत्येक, प्रत्यय का मतलब भी एक ही होता है और एक का मतलब भी एक होता है। प्रत्यय माने एक और एक माने एक। क्लियर हो गया ना, प्रत्येक। ये आपको उपसर्ग लग गया है। एक आपका मूल शब्द है जिसको हम अव्यय के नाम से भी जान सकते हैं। अव्यय की आपको जरूरत नहीं है और ना इतना डीपली आपको समझने की, क्लियर है। जब हम क्लियर कराएंगे तब समझा देंगे। आगे समझिएगा, गुण संधि क्या होती है। गुण संधि में जो होते हैं ए और य, इन्हें सबको समझने से पहले आप पहले इसको कंफर्म कीजिए। दीर्घ संधि में आते हैं आपके आयु, आ ई उ, आ ई उ। आयु करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा बड़ा और छोटा बड़ा। जब इनका मेल होगा, छोटे आ का छोटे आ से, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, और बड़ा बड़ा बड़ा। यानी इनका एक दूसरे से जब मेल होता है तो आपका आ नाम का वर्ड बन के आता है जो कि एक स्वर है। ठीक, इसको समझ लीजिए आप। छोटी और बड़ी ई, छोटी ऑब्लिक बड़ी ई, यानी छोटी ई का मेल छोटी ई से होगा तो बड़ी ई बनेगी, छोटी का मेल बड़ी से होगा तो बड़ी ही बनेगी, बड़ी का मेल छोटी से होगा तो बड़ी ही बनेगी, और बड़ी का बड़ी से होगा तो भी बड़ी ही बनेगी। क्लियर हुआ। लेकिन इसको हम जानते हैं कंठ के नाम से, इसको कंठ के नाम से जानते हैं, इसको तालु के नाम से जाना जाता है, और इसको हम ओष्ठ के नाम से जानते हैं, ओष्ठ के नाम से। इतना आप समझ गए होंगे। वो कैसे बनता है, जब छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है ना, बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। आयु, आयु जहां नजर आ जाएंगे वो आपके दीर्घ
स्वर संधि के उदाहरण होंगे। और वृद्धि संधि में क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको इसे जानना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, छोटे आ और बड़े आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई का जब मेल होगा तो आपकी बन के आएगी ए। जैसे छोटा प्लस छोटी बराबर छोटी है, छोटा प्लस बड़ी बराबर छोटी है, बड़ा प्लस छोटी बराबर छोटी है, और बड़ा प्लस बड़ी बराबर छोटी है। इसका नाम आप जानते ही हो कि जब छोटे या बड़े आ का नाम हमने कंठ बोला है और छोटी ई बड़ी का नाम हमने तालु बोला है, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम कंठ, इसका नाम तालु, तो कंठ तालु। ठीक है, ऐसे इसको समझ लीजिए। इसमें छोटा और बड़े आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जब मेल हो जाता है तो आपका छोटा ऊ बन के आता है। जैसे छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर छोटा ऊ, छोटा प्लस बड़ा ऊ बराबर छोटा ऊ, बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर छोटा ऊ, और बड़ा प्लस बड़ा ऊ बराबर छोटा ऊ। तो आप समझ गए कि इसका नाम कंठ है, इसका नाम ओष्ठ है, ये आपको दिखाया है, इसका नाम ओष्ठ है, तो क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ के नाम से भी इसे जाना जाता है इसको। ठीक है ना। अर में क्या होता है, आ प्लस ऋषि का जब मेल होगा, आ प्लस जब ऋषि का मेल होता है तो उसको अर बोलते हैं। और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये जैसे किसी वर्ड पे लगाना हो तो इस कदर से नीचे लगता है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, ये अक्षर इसका लगा हुआ है, आप समझ गए होंगे, इसको अर के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना कंफर्म हुआ होगा सभी का। अब समझते हैं इसको। ये जो होता है इसके और इसके दोनों के मिलने से बनता है वृद्धि का मतलब, आप समझ रहे हो, वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना या जोड़। ये डायरेक्ट ही जोड़ का काम कर रहा है, तो इनके और इनके जुड़ने से ये बनता है, समझ रहे हैं आप। इसके और इसके जुड़ने से कौन बनता है, ये बनता है वृद्धि संधि। जैसे समझ लीजिए कि जब किसी छोटा और बड़े आ के साथ, ठीक है ना, छोटी है और छोटी आप जानते हो इनसे मिलके बनी है, कोई एक ले लो इनमें से, आ प्लस ई, कोई भी एक ले लो, आप जानते हो किससे मिलके बनी है, या फिर बड़ी है। छोटे आ के साथ छोटी है मिल जाए तो बड़ी है बनेगी, छोटे आ के साथ बड़ी है मिल जाए तो भी बड़ी है बनेगी, और छोटे आ के साथ छोटा मिल जाए यानी छोटे आ के साथ छोटी ई, ये मिलाना पड़ेगा, मैं आ मत मिलाना, छोटे आ के साथ छोटी ई बनाएंगे तो भी आपकी बड़ी ए बनेगी। ये आपका डाउट क्वेश्चन है, ऐसे ही आगे समझ लीजिए। अब आप समझ गए होंगे इसका नाम क्या होगा, जब छोटा कंठ के नाम से जाना जाता है और ये आपका कंठ तालु के नाम से जाना जाता है। ये भी तो ई लगी है, समझ रहे हो ना, आ प्लस ई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंठ तालु। मैथ का फॉर्मूला मन लागू कर दीजिएगा, नहीं तो आप कंठ तालु स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं होगा, यहाँ कंठ और तालु ही होगा। ठीक है, कंफर्म हो गया ये, कंठ तालु। बड़े को समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें छोटा और बड़े आ के साथ हम छोटा ओ आप जानते हो किससे मिला है, आ प्लस छोटा ओ या फिर बड़ा ओ के मेल से बना है, या फिर बड़ा ओ हो, समझ गए आप। छोटे आ के साथ छोटा ओ मिलेगा तो बड़ा ओ बनेगा, छोटे आ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो आपका बड़ा ओ बनेगा, और छोटे आ के साथ बड़ा ओ मिलेगा तो भी आपका बड़ा ओ बनेगा। बड़े आ के साथ छोटा ओ तो बड़ा ओ, और बड़े आ के साथ छोटा ऊ तो बड़ा ओ, और बड़े आ के साथ बड़ा ओ तो बड़ा ओ। आप इसका भी नाम जानते हो, इसका नाम कंठ है, इसका नाम ओष्ठ है छोटा ऊ का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। अब कंफर्म हो गया होगा आपको ये चीज, इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इसमें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दीर्घ से लेकर के वृद्धि और गुण, इन तीनों को मिलाकर के ही इनमें छोटा से लेकर के छोटा बड़ा ओ तक आते हैं। बाद बाकी तो आपके सामने दिखाया ही हमने, पूरा डाटा रखा हुआ, ये इनके सामने आते हैं बस। ठीक है ना। आगे चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें आपका हलंत आएगा, ये इसका मेन काम है, हलंत का, हलंत आएगा, या फिर ऊपर छोटी अंग आती है, ये छोटी अंग नहीं बोलते हैं वो आता है, और इसमें क्या होता है आपका बड़ी अंग आती है, या फिर इसको हम इसके नाम से भी जानते हैं, इनका ही नाम विसर्ग है, इसका नाम भी क्या है, विसर्ग है। ठीक ना। अगर
इसके नाम की बात की जाए तो ये होता है अनुस्वार, और इसके नाम की बात की जाए तो ये होता है आपका विसर्ग, और दोनों की बात की जाए तो आपका अयोगवाह। समझ गए होंगे आप। दोनों की मिलाकर के अगर बात की जाती है तो ये आपका अयोगवाह होता है, और अकेले इसकी बात की जाती है तो इसको अनुस्वार के नाम से जानते हैं, और अकेले इसकी बात की जाती है तो इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। इतना कंफर्म हुआ होगा, आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। नियम फर्स्ट मान लो इसका, नियम फर्स्ट में क्या है, इसमें अल्प प्राण आते हैं। क्या आते हैं? अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, और ये आता है ग, ज, ड, द, ब। कचटतब, गजड़दब, कचटतब, गजड़दब, कचटतब, गजड़दब, कचटतब, गजड़दब। इसमें आता है आपका अड़े, है ना, अड़े, न, म, ये पांचवा है। ठीक ना। अल्प प्राण में होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड होते हैं। तो पहले में कौन कौन से आते हैं? कचटतब, गजड़दब, अड़नम, कचटतब, गजड़दब, अड़नम। ये जो होता है ये वर्ड वाला का पंचमा अक्षर होता है, इसका नाम होता है पंचमा अक्षर, पंचमा क्षर बोल सकते हो, क्षर। और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अनुनासिक्य, नासिक्य। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं अनुनासिक्य के नाम से। अनुनासिक्य का मतलब जो पांचवा वर्ड होता है, जो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। जैसे फिल्म स्टार हिमेश रेशमिया, जो हिमेश रेशमिया गाना गाता है वो नाक और मुंह दोनों से गाता है। जैसे हुजूर तेरा 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 सुरूर, तो वो नाक और मुंह दोनों से गाया जाता है, वही आपका पंचमा अक्षर होता है। वो इन वर्डों का यूज करता है हिमेश रेशमिया ज्यादातर। ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे? पहले का हमेशा दूसरा बनेगा, पहले से कौन सा अक्षर बनेगा? दूसरा, और दूसरे से कौन सा बनेगा? पहला, और पांचवे से भी कौन सा? वो पहले का हमेशा तीसरा बनता है, तीसरे का पहला बनेगा, पांचवे का भी पहला बनेगा। इतना आप कंफर्म हो गए होंगे। सेकंड नियम इसका क्या कहता है? सेकंड नियम इसका ये कहता है कि द्वैत व्यंजन आते हैं। द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन का मतलब है जैसे डबल का, डबल ता, डबल ला, डबल मा, डबल टा, डबल डा, समझ रहे हो ना, डबल पा, और भी ETC हैं। इनका ध्यान रखना, जो आगे वाले जो वर्ड आधे आधे जो आए हैं इसमें, ये वाले जो वर्ड हैं, इनको डायरेक्ट ही आपका तामे, आधे तामे कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे वाला जैसा जैसा लिखा है वैसा ही आप लिखा रहने दीजिए, और आपका आंसर एकदम कंफर्म हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है ना। और नियम थर्ड इसका क्या कहता है कि यदि माँ के ऊपर जो हलन, जो बिंदी आती है ना, ये चांद जो आता है, ये डायरेक्ट ही आपका, आपको बता ही दिया है मैंने, हलंत में आ जाता है, तो ये आपका डायरेक्ट ही इसमें टूट जाएगा। समझ गए ना। किस में टूट जाएगा? आधे माँ में टूट जाएगा। ठीक। नियम नंबर 4, इष्ठ। इष्ठ जो आधा षटकोण वाला सा और ठा आता है, तो वो आपका इष्ठ में चला जाता है। समझ रहे हैं ना आप? किस में चला जाएगा? इष्ठ में। पांचवा नियम ये कहता है कि ये षटकोण वाला सा जो आता है, ये डायरेक्ट आपका सा में चला जाएगा। छठवां नियम यह कहता है आपका
एक चीज और समझ लीजिए इसमें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, जैसे सा इसमें भी मिलता है, सा विसर्ग में भी मिलता है। इनमें बहुत ही बड़ा डाउट होता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें हमने सा नहीं दिखाया है। जब डबल सा आएगा तो डायरेक्ट ही आपका विसर्ग में चला जाएगा। कंफर्म हो गया। और इसमें क्या होता है कि यदि आपका डायरेक्ट ही ता आ जाए हलंत वाला, तो वो आपका डायरेक्ट ही दा बन जाएगा। आप यहीं से समझ लो, ता पहला वाला, पहला किसको बनाता है? तीसरा। यानी पहले वाले सब पहले का गा बनेगा काका गा, चाका जा, टाका डा, ताका दा, पाका बा। समझ रहे ना? लेकिन इनका कैसे बनेगा? का गा का, जाका चा, डाका टा, दाका ता, बाका पा। इनसे सबसे काई बन के आएगा। आप कंफर्म हो गए होंगे इससे? क्लियर है? नंबर 7वां ये कहता है कि जब कभी आधा षटकोण वाला सा आएगा तो इसको डायरेक्ट आप किससे शो कराओगे? प्लस से शो कराओगे। किससे कराओगे? प्लस से शो कराओगे। 8वां नियम ये कहता है इसका इच का नियम। इच का नियम, जो आगे जो चा आ रहा है ना, आधा वाला आधा चा जो है, इसको आप डायरेक्ट ही प्लस बना दोगे। ठीक ना? इतने इसके नियम खत्म होते हैं। ये आपके व्यंजन संधि के नियम है। इतना आप समझ ही गए होंगे। बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो आपको हमारा। ठीक, आगे क्या कहता है? विसर्ग संधि ये कहती है हमारी कि इसमें समझा ही दिया है, स्वर और व्यंजन के साथ आपका कौन आता है? विसर्ग आता है। और ध्यान रहे, अब इसकी बात करते हैं। इसका नियम फर्स्ट यहीं से मानते हैं डायरेक्ट हम लोग। इसका नियम जो फर्स्ट है, नियम फर्स्ट, ओ, छोटा ओ जो है, इसके बाद कोई रा आए। ओ के बाद कौन आए? कौन आए? ओ के बाद कोई रा आए। जैसे क्या लिखा जाएगा? ओ जस नहीं, ओ के बाद यदि कोई रा आता है तो छोटा ओ आपका डायरेक्ट ही विसर्ग बन जाता है। समझ लो, ये जो छोटा ओ जो है आपका कहाँ है? ये वाला, ये डायरेक्ट ही आपका किसका काम करने लगेगा? विसर्ग का। या फिर इसको और दूसरी बात कहें, ओ के बाद अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप जानते हो, य व र ल। ये वर्ड जब आ जाते हैं तो आपका डायरेक्ट ओ किसका काम करने लगेगा? विसर्ग का। क्लियर हुआ? और आपका आधा रा आए, पर्वत जो शब्द लिखा जाता है, ये वाला रा ऊपर चढ़ता है ना, ये पर्वत, ये वाला रा जब आ जाता है तो ये डायरेक्ट ही आपका किसका काम करेगा? विसर्ग का काम करेगा। कंफर्म हो गया? जब आपका ये वाला आधा रा आता है तो आपका डायरेक्ट ही ये विसर्ग का काम करेगा। कंफर्म? और जब आपका छोटी ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ के बाद रा आए, कौन आए? रा, तो आपका बड़ी ई हो जाएगा छोटी ई और बड़ा ऊ हो जाएगा आपका छोटा ऊ। जैसे नीरज, नीरज, नी में बड़ी ई आ रही है और बड़ी ई किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि बड़ी ई के बाद रा आया है, बड़ी के बाद रा आया है, इसका मतलब है कि ना पे छोटी की मात्रा नी, धन र ज। बस बड़ी को छोटी और बड़ा ऊ को छोटा ऊ कन्वर्ट करना है। अगर रा आ रहा है बाद में तो जिसको जैसे का तैसा ही लिख देंगे। इतना कंफर्म हो गया है? और सा के बाद नियम फोर्थ ये कहता है कि तीनों ही सा के बाद अघोष वर्ड। अघोष वर्ड आप जानते ही हो, पहला दूसरा, घोष और अघोष, घोष और अघोष। घोष वर्ड जो होते हैं पहला दूसरा होता है। जैसे ये जो वर्ड लिखे हैं, एक तो इसमें घोष ये वाला है
और इसके बाद जो आता है एक वो वाला भी आपका कौन सा होता है, घोष होता है, या अघोष वर्ण मान लीजिए आप इसको, घोष वर्ण, अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अघोष वर्ण आए, अघोष वर्ण का मतलब पहला दूसरा आए, तो आप समझ लीजिए कि आपका डायटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग में। छोटा सा, बड़ा सा, फिर सा जो आते हैं, इनके बाद अगर कोई अघोष वर्ण आता है, अघोष वर्ण पहला दूसरा जो होते हैं, अगर वो आते हैं तो आपका डायटी क्या बन जाएगा, ये विसर्ग बन जाएगा। ये आप वर्णमाला से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अघोष और सघोष वर्णों को, आपका एकदम डाउट कंफर्म हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि सा के बाद क्या आता है, तो आपका कैसे कंफर्म होगा, यहाँ से आप समझ लीजिए। अगला पॉइंट है आपका डबल सा वाला। ये कहता है कि डबल सा ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, इनके बाद आप समझ लीजिए डबल सा वाला पॉइंट का आधा सा जो है, आगे वाला आधा सा डायरेक्ट ही विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप समझ रहे हो। डबल सा जो आता, मैंने आपको अभी समझाया था, जहां डबल सा आपको नजर आए संधि के अंदर, तो आप आंखें बंद करके डायरेक्ट ही आप अपना विसर्ग संधि पे लगा दीजिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इतना आप समझ गए होंगे, कंफर्म हुआ। अगर अगला पॉइंट है आपका छठवां, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, विसर्ग के बाद कौन आए, स्वर आए, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अत, धन, एव। अतः जो है ये विसर्ग है, इसके बाद कौन है, स्वर है ना। आ से लेके अंग तक तो आपके बड़े ओ तक स्वर ही है, तो उनके बीच में ये आता है। तो विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तो इस अवस्था में हम विसर्ग नहीं लेंगे, समझ रहे हो ना। इस अवस्था में हम विसर्ग नहीं लेंगे। सेकंड शर्त ये कहती है कि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आए, विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आए, जैसे क्या ले सकते हैं हम, जैसे अधोपतन। फॉर एग्जाम्पल अध प्लस पतन। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, शब्द कंप्लीट समझ लीजिए, अतएव हो जाएगा ये, अतएव, ठीक ना। जैसे अधोपतन लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या किया है, अधोपतन में हम क्या करेंगे, प्लस को नहीं लेंगे, बाद बाकी जैसे का तैसा ले लेंगे। जैसे अधः विसर्ग पतन, अधपतन। और यहाँ पर आपका संधि समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, एक बार वीडियो को गहराई से देखना, पूरी संधि का ये निचोड़ है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुपों पर शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हमारे बिंदास और पाना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा वीडियो कैसा रहा, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वीडियो की कमियां क्या हैं, और इससे भी बिंदास तरीके से हम आपके पास वीडियो को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरियों में जाइए। मैं खुद ही एक सेलेक्टेड व्यक्ति हूं जो कि आपके सामने इस टॉपिक को रख रहा हूं। आगे आपसे यह है, जय हिंद, जय भारत।